नमस्कार। आज से अपन जो आंसर राइटिंग मेंस की आंसर राइटिंग है आरएस की, उसमें जो पिछली बार जो मैंने मेंस की टेस्ट सीरीज़ जॉइन की थी, उसमें जो क्वेश्चन थे, उनके जो मैंने मॉडल आंसर लिखे थे, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है इसमें कुछ त्रुटियाँ भी रही हो क्योंकि एक 3 घंटे में वो उसी टाइम में उतना सफिशिएंट या उस हिसाब से लिखना थोड़ा वो नहीं रहता है क्योंकि उसमें उतना लिखा भी नहीं जाता है जितना अपन विचार करते हैं क्योंकि अपन बैठ के एक आदर्श आइडियल आंसर तो लिख सकते हैं पर एग्ज़ाम प्रेशर में ये इतना लिखना थोड़ा मुश्किल हो पाता है। तो ये जो मेरे पिछले मेंस की जो टेस्ट सीरीज़ है उसके क्वेश्चन है, हालाँकि क्वेश्चन तो मैं नहीं लिख पाया क्योंकि टाइम की वजह से मैंने केवल उनके आंसर लिखे। तो ये जो आंसर है, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यदि इसमें कुछ कमी वगैरह हो तो आप सजेशन करना। तो पहला जो क्वेश्चन है वो भारत के जो चंद्रयान मिशन है, उन चंद्रयान मिशन के बारे में था कि उनका वैज्ञानिक शोध और उनमें जो भारत की पहचान है वैश्विक रूप से वो किस प्रकार से उभर रही है। भारत अंतरिक्ष के फील्ड में क्या-क्या नए जो इनोवेशन है वो कर रहा है। तो इसमें है कि हाल ही में भारत के द्वारा चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। भारत दक्षिणी ध्रुव चंद्रमा पर लैंड करने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया। ये जो पहली 2-3 लाइन है, ये इसके इंट्रो पार्ट के अंतर्गत आ जाती है। इसमें जो करंट की जो डाटा था, वो करंट का डाटा डाल डाल दिया गया कि भारत ने हाल ही में जो चंद्रयान का परीक्षण किया और उसने दक्षिणी ध्रुव पर वो लैंडिंग करने वाला एक प्रथम देश बन गया। अब ये जो भारत ने प्रक्षेपण किया है चंद्रयान 3 इसकी क्या-क्या आवश्यकता क्यों पड़ी या इससे पहले भी जो 2007, 8, 9 में जो चंद्रयान फर्स्ट था, जो अपना प्रथम अंतर्ग्रही मिशन था, तो इन सभी की आवश्यकता क्यों है या इससे भारत क्या हासिल करना चाहता है? तो पहली बात कि भारत चंद्रमा पर जल के क्रिस्टल की खोज यानी इसने जो अपना जो पहला चंद्रयान मिशन था उसने चंद्रमा के ऊपर जल के क्रिस्टल के रूप में जल की खोज की थी। चंद्रमा पर भूकंपीय जो तरंगें उनका अध्ययन करना और चंद्रमा पर प्रोग्राम थे उनके प्रभावों का अध्ययन करना। यानी जो यूएसए के द्वारा अपोलो प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी उन अपोलो प्रोग्राम के उनके प्रभाव क्या रहे चंद्रमा पे और चंद्रमा पे जो भूकंप है, उन भूकंपीय तरंगों को डिटेक्ट करना, चंद्रमा पर सल्फर की खोज करना और चंद्रमा के वायुमंडल, उसके एटमॉस्फेयर का अध्ययन करने के लिए ये जो मुख्य रूप से ये प्रक्षेपण है वो किया गया। उसके बाद में कि भाई इससे हासिल क्या होगा, इससे साबित क्या होगा? तो इससे कि जो अपना इसरो अपन जानते हैं कि अपना जो पीएसएलवी है, जीएसएलवी है, ये जो सैटेलाइट है, इन सैटेलाइट को प्रक्षेपित करने का कार्य करता है। अपनी जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, उसकी प्रतिष्ठा व सफलता दर में वृद्धि हुई। इससे इसरो की प्रतिष्ठा में वृद्धि के साथ-साथ यानी जो दूसरे देश हैं, वो भी अपने सैटेलाइट है, वो इसरो के माध्यम से प्रक्षेपित करवाएँगे, जिससे अपने लिए वो रेवेन्यू है, वो जनरेट होगा। अब भारत अनेक देशों के उपग्रह लॉन्च करता है क्योंकि जो पीएसएलवी 3 यानी जो एमके 3 था इसकी सफलता पर विश्वास है उसमें वृद्धि हुई क्योंकि अपन काफ़ी लंबे समय से पीएसएलवी का इस्तेमाल कर रहे थे। अब वर्तमान समय में यानी 2002 के बाद जो जीएसएलवी बनाया गया, जो जीएसएलवी मार्क 3 है उसकी सफलता दर है उसमें वृद्धि हुई। अंतरिक्ष से संबंधित निर्णयों में इसरो की महत्वपूर्ण भागीदारी हुई। अब जितने भी जो विश्व के देश हैं, वो देश यदि अंतरिक्ष से संबंधित कोई निर्णय लेते हैं या अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन से संबंधित कोई भी अनुसंधान करते हैं, तो उसमें इसरो भी अपनी एक महत्वपूर्ण दावेदारी साबित कर पाएगा। अन्य देशों के साथ जैसे जो नासा है यूएसए की, जाक्सा जापान की और रोसकॉसमॉस है, इन जो एजेंसियों हैं, इनके साथ भी मिलकर जो आने वाले समय में इसरो है जो चंद्रमा से संबंधित और जो प्रक्षेपण यान है उनको प्रक्षेपित कर सकता है और सैटेलाइट है या फिर उपग्रह या फिर लैंडर है वो चंद्रमा पे भेज सकता है। हालाँकि जो रॉसकॉस्मोस है रूस इसके साथ में 2028 तक चंद्रमा पे और मिशन भेजने का जो प्रयास है वो चल रहा है। हालाँकि ये जो मैंने आंसर लिखा ये कोई एक आइडियल आंसर नहीं है। ये एग्ज़ाम प्रेशर में किस प्रकार से लिखा जाता है। देखो इसमें जैसे टाइम बचाने के लिए मैंने ये जो भी मुख्य बातें थी उनको एक
फ्लो चार्ट के रूप में लिखा है, जिससे कि टाइम की बचत हो सके। ये था अपना पहला क्वेश्चन। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, ये भी जो साइंस टेक्नोलॉजी से संबंधित है, इसमें भी कि जो चर्चाओं में रहा था, जो क्रिस्पर कैस9 जो टेक्नोलॉजी है, वो काफ़ी चर्चा में रही थी। जब एक जो यूएसए की कंपनी थी कोलोसॉल, उसने जो 10,000 वर्ष पुराने जो डायर वुल्फ है उसको पुनर्जीवित किया था। तो उससे संबंधित करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई जो क्रिस्पर कैस9 तकनीक है, जो जीनोम एडिटिंग है, जो जीन में परिवर्तन करके जो नए जीव उत्पन्न करने की जो तकनीक है, तो इससे कुछ सकारात्मक या इसके नकारात्मक नकारात्मक प्रभाव क्या होंगे। तो उससे संबंधित एक क्वेश्चन था। उसमें मैंने लिखा कि हाल ही में एक कोलोसॉल कंपनी है, जो कि एक यूएसए की कंपनी है, उसके द्वारा जो क्रिस्पर कैस9 तकनीक है उसका प्रयोग करते हुए 10 से 13,000 साल पहले विलुप्त हो चुके डायर वॉल्व को पुनर्जीवित किया। अब ये क्रिस्पर कैस9 टेक्निक क्या है, ये तो जब आप क्लासों में पढ़ोगे या फिर अपने नोट्स में उसमें प्रॉपर लिखा होता है कि भाई ये टेक्निक क्या होती हैं, कि भाई जो जीन है उसमें किस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है, उसमें किस प्रकार से जो नए जीव है उसमें जीव में परिवर्तन करके नए जीव को बनाया जाता है। तो अब इसके सकारात्मक प्रभाव क्या होंगे? तो सकारात्मक प्रभाव यह है कि प्रजातियों का बहिस्थानीय संरक्षण किया जा सकता है। उदाहरण क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब है कि भाई जो प्रजातियाँ जो समाप्त होने के कगार पे, जो यदि उनका समय रहते बचाव नहीं किया गया, संरक्षण नहीं किया गया, तो आने वाले समय में वो समाप्त हो जाएगी। तो उनका जो उनके जो जीव द्रव्य या फिर उनका जो जेनेटिक मटेरियल है, उनको बहुत ही लो प्रेशर पे रखने की जो टेक्निक है, वो क्रायोप्रिजर्वेशन कहलाती है। उसके बाद क्रिस्पर कैस9 तकनीक के द्वारा विलुप्त जीवों को पुनर्जीवित किया जा सकता है। यानी भाई जो जैसे डोडो पक्षी है, तो वो समाप्त हो चुका है। तो ऐसी टेक्निक के द्वारा जो पृथ्वी से विलुप्त हो चुके जो जीव हैं, उनको तो अपन वापस पुनर्जीवित कर सकते हैं। इसके साथ-साथ जो विलुप्त होने के कगार पे जो जीव हैं, उन जीवों का भी संरक्षण किया जा सकता है। फिर है कि जीन तकनीक के द्वारा अनेक रोगों की पहचान व कम प्रजनन से अधिक संतानें उत्पन्न की जा सकती है। यानी जो जेनेटिक डिजीज होती है, जो आनुवांशिक रोग होती हैं, तो उन रोगों की पहचान कर उस जो जीन है, उस जीन में परिवर्तन कर आगे आने वाले संतति में उस रोग का निदान किया जा सकता है। और जो अधिक दूध उत्पादन वाली जैसे भैंस, बकरी है, तो उनकी जो नस्लें हैं वो तैयार की जा सकती हैं। अधिक पैदावार देने वाली जो फसलें हैं वो तैयार की जा सकती हैं। और कृत्रिम परिवेश में उनका संरक्षण किया जा सकता है। यानी यदि कोई सामान्य पर्यावरण के अंतर्गत कोई जीव संरक्षित नहीं है, तो जो कृत्रिम उसका जो वातावरण है उसमें उसको इससे सुरक्षित रखा जा सकता है। उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है, यानी आर्थिक रूप से भी ये लाभदायक है, क्योंकि उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। उसके बाद में प्रत्येक जो टेक्नोलॉजी होती है, प्रत्येक जो तकनीक होती है, उसके कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। तो उसमें कुछ नकारात्मक प्रभाव है, जैसे ये जीवों के लिए अत्यधिक हिंसक बना सकती हैं। यानी यदि मान लो कि किसी जीव में इस प्रकार का परिवर्तन हो गया कि वो बहुत ज़्यादा हिंसक बन गया, तो वो दूसरे जीवों के लिए खतरा बन सकता है। ये विकासवाद सिद्धांत के विपरीत है। यानी विकास का सिद्धांत कहते हैं कि भाई जैसे-जैसे पर्यावरण के अंतर्गत परिवर्तन होगा, जीव की आवश्यकता में परिवर्तन होगा, उसके अनुसार उसके जीन में भी परिवर्तन हो जाएगा। परंतु अपन कृत्रिम रूप से ये परिवर्तन कर रहे हैं, जो कि विकासवाद के सिद्धांत के विपरीत है। ये नए जीवों की उत्पत्ति में बाधा डालती है। यानी प्राकृतिक रूप से जो नई एक प्रजाति बनती थी, उस प्रजाति को अपन कृत्रिम रूप से बना रहे हैं। अब वो जो प्रजातियाँ हैं, उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद में एक हालाँकि निष्कर्ष लिखने की कोशिश की है, तो परंतु इसके बावजूद यदि इसका प्रयोग मानव जीवों के कल्याण के लिए किया जाए, तो ये वरदान साबित हो सकती है। यानी कोई भी तकनीक है, यदि उसको अपन मानव जीवन के कल्याण के लिए या फिर जीवों के कल्याण के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए प्रयोग करें, तो एक वो वरदान साबित हो सकती है। हालाँकि ये जो पहला पार्ट है, ये इंट्रो में हो गया, ये इसकी मेन बॉडी होगी और ये निष्कर्ष। हालाँकि इस जो क्वेश्चन है, इसमें मैंने कुछ निष्कर्ष वगैरह नहीं लिखा था, तो इसमें वो एक कमी रही थी। तो
आज के लिए इतना ही। आगे आने वाली अगर कोई वीडियो वगैरह आया उसमें क्लासें आई तो उसमें जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का उसी समय में रियल टाइम में जो आंसर है वो लिख के अपलोड करूँगा। यदि आपको इसमें कुछ और सजेशन है तो वो बता दें। धन्यवाद।